नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन कह रही है कि थोड़ी देर पहले जहां इंडेक्स डे हाई के आसपास थे, अब जो तेजी थी वो थोड़ी सी फिजल आउट हुई है हायर लेवल से। 18,330 ये मौजूदा स्तर है। 18,390 यानी 60 अंकों की जो बढ़त है, ऊपर से 7 अंकों के आसपास की बिकवाली देखने को मिल चुकी है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में 33,136 के आसपास के हाई से 33,077 के आसपास कामकाज, और यानी कि 60 अंक मिड कैप में भी चलेगा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर और लेस 50 अंकों के आसपास वाइप आउट हो चुके हैं हायर लेवल से। लेकिन हरे निशान में एटलीस्ट दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों। बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर है, 1/4% के आसपास की गिरावट साथ सो फार यहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे कुछ जानकारों से, कुछ इंडिविजुअल मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड 125 अंकों के दायरे में घूम रहा है निफ्टी। सेंसेक्स में फ्लैट कामकाज, निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 0.25% गिरावट। मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस में बिकवाली का दबाव, लेकिन फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो और एनर्जी स्पेस में खरीदारी का ट्रेंड। मिड कैप में तेजी का मूड कायम, इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन उछाल। मई सीरीज में 5% से ज्यादा भागा। एक महीने में मैक्स हेल्थ केयर, एस्ट्रल, डिक्सन, रैमको जैसे शेयरों ने दिए 20% से ज्यादा के रिटर्न। एल नीनो के खतरे और एक्सपोर्ट पर दबाव के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने जताया तेज ग्रोथ का भरोसा। कहा FY 24 में 7% के पार भी रह सकती है भारत की ग्रोथ। शानदार नतीजों के बाद डिक्सन टेक 10% तक उछला। चौथी तिमाही में 28% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। उधर अच्छे नतीजों के बाद बायोकॉन में भी करीब 3% की तेजी। दीपक नाइट्राइट क्षमता बढ़ाने पर 5,000 करोड़ का करेगी निवेश। अगले 4 साल में गुजरात के प्लांट का करेगी विस्तार। शेयर में 8% का उछाल। और CNBC आवास की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर। महिंद्रा CIE में हुआ 3.25% इक्विटी में बड़ा सौदा। ब्लॉक डील की कुल वैल्यू 560 करोड़ रुपए। खबरों के मुताबिक प्रोमोटर M&M ने बेचा हिस्सा। तो भारतीय बाजारों में आज एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। शुरुआती गिरावट थी, गिरावट के बाद पुल बैक के बाद हायर लेवल से वापस सेल ऑफ, और अब करीब 18,330 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद 44,000 की दहलीज तक गया, लेकिन वहां से वापस बिकवाली और फिर एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हालांकि या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स आज सुबह से ही हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं और वहां पर कोई खास सेल ऑफ नहीं है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखेंगे एडवांस डिक्लाइन के थ्रू, तो करीब 1500 साढ़े 1500 शेयर तेजी में, 13 साढ़े 1300 शेयरों में बिकवाली है। जो शुरुआत में 1800 1900 शेयर तेजी में थे, वो थोड़े कम जरूर हुए, लेकिन फिर भी हरे निशान में ज्यादातर शेयर जो है वो कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बाजार में कुछ बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। खासतौर से पूरा इंडिसेस जो है वो कंसोलिडेशन के मूड में दिखाई पड़ रहा है, एक सीमित दायरे में कामकाज के मूड में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। मिड कैप, स्मॉल कैप हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। फ्रंटलाइन इंडेक्स में कंसोलिडेशन है। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा प्रेशर में है, हालांकि थोड़ी रिकवरी जरूर है, लेकिन फिर भी 1/4% नीचे ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो मिड कैप में तो थोड़ी बहुत मजबूती है, लेकिन इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन आज खरीदारी का दौर देखने को मिला। कल तो साल के ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग दी थी। फार्मा, FMCG, ऑटो और एनर्जी शेयरों में खरीदारी है। खरीदारी माइल्ड है, लेकिन फिर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस में प्रेशर अभी भी प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स का क्लियर इंपैक्ट है, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादातर नंबर्स फार्मास्यूटिकल स्पेस के ही देखने को मिले, तो उसका भी एक इंपैक्ट आपको पूरे स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बातचीत करेंगे हम आज कुछ और जानकारों से। हमारे साथ अरुण मंत्री मौजूद हैं, अरुण कुमार मंत्री, अरुण मंत्री CA हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर पहले आपका व्यू, क्योंकि बाजार तो एक दायरे में ही कामकाज कर रहा है और वैसे भी जिस चैनल में थे 18,400 450 की रेंज में, वहाँ यूजुअली सप्लाई आती भी है, तो आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? नमस्कार सुमित जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट एक अच्छे कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। यूजुअली जब भी आप देखते हैं अगर ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन होता है तो एक ब्रेकआउट आपको जल्दी देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है ये आज या कल तक का और कंसोलिडेशन है। जैसे ही एक्सपायरी का प्रेशर थोड़ा कम होगा, मुझे लग रहा है मार्केट में अपसाइड का ब्रेकआउट आना चाहिए।
18,400 420 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो निकलेगा मुझे लग रहा है 18,600 18,650 के लेवल्स भी आपको पोजिशनल तौर पर देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सपोर्ट की बात है 18,250 से 18,200 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और इस एक्सपायरी के लिए मुझे लग रहा है जो एक्सपायरी होगी वो 18,250 के ऊपर ही होगी। और जहां तक डेटा की बात है 18,400 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मुझे लग रहा है मार्केट में 100-150 पॉइंट का उछाल जरूर देखने को मिल सकता है। 18,400 के ऊपर 100-150 पॉइंट की तेजी, 18,250 के इर्द गिर्द कहीं एक्सपायरी इस बारी होने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहे हैं। अनुज जी, निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय, क्योंकि निफ्टी बैंक क्रूशली 44,150 151 जो कि इसके हाईज हैं वहां पर आता है और वहां से वापस पलट जाता है, तो क्या 43,800 43,600 इस जोन्स में बाय करें, 44,100 44,150 के आसपास सेल करें, इस रेंज को प्ले करें क्या? सुमित जी डेफिनेटली अगर आज जो कल की बात करें तो 43,500 से 44,100 इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी रहना चाहिए। मुझे लगा अगर नीचे मिलता है आपको, अगर यहाँ से 50-100 रुपए की अगर 50-100 पॉइंट की गिरावट भी आती है तो मुझे लग रहा है वहां पे आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। मुझे लगा वापस रिट्रेसमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है क्योंकि रोल ओवर अच्छे हो रहे हैं, स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों में भी रोल ओवर अच्छे हो रहे हैं। अगर आपको नीचे मिलता है मार्केट ग्लोबल कारणों की वजह से तो आप बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 44,500 का नीचे लगाएं क्योंकि उसी 43,500 के नीचे लगाएं क्योंकि उसी के आसपास हाईएस्ट पुट में ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक 43,500 नीचे में ब्रीच नहीं होता मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम आज या कल के सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो 43,500 जब तक नीचे ब्रीच नहीं होता तब तक के लिए एटलीस्ट इंडेक्स की स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रह सकती है। अरुण सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हैं जहां पर आप लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, जहां आपको अच्छी तेजी दिख रही हो? अगेन दो स्टॉक चुने हैं सुमित जी, दोनों ही रोल ओवर बेसिस पे और प्योरली एक्सपायरी प्ले है। पहला होगा टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स का चार्ट ओवरऑल अच्छा है, 995 के आसपास का ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो मुझे लग रहा है टाटा केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 978 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1035 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक होगा इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स अगेन ये भी एक एक्सपायरी प्ले है, 375-74 के आसपास चल रहा है, इसको भी बाय करके चल सकते हैं। 369 का स्टॉप लॉस लगाएं और 388 से 390 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में आने चाहिए। ओके, तो इंडियन होटल्स डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और टाटा केमिकल क्वालिटी स्टॉक है, 1,000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, 978 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अरुण सर, कोई खास वजह है क्या टाटा ग्रुप के दोनों शेयर चुने आपने? देखिए अगर कोई खास वजह तो प्योरली एक्सपायरी का डेटा है, रोल ओवर अच्छे हो रहे हैं और ब्रेकआउट के आसपास खड़े हैं, तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है कि रोल ओवर्स की एक्टिविटी अच्छी हो रही है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, प्लस ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक खड़ा होता है, तो यूजुअली एक्सपायरी के दिन इनमें बड़ा मूव देखने को मिलता है, इसलिए ही दोनों स्टॉक चुने। जी, कोइंसिडेंस है लेकिन दोनों स्टॉक्स टाटा ग्रुप के हैं। इंडियन होटल्स करीब करीब डे हाई पर और टाटा केमिकल ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। मिड कैप के तमाम स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कहां पर खरीदारी है, कहां बिकवाली। पहले मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए 33,071 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रहा है। टॉप गेनर्स के तौर पर जो स्टॉक्स हैं उसमें दीपक नाइट्राइट 8.5% की जोरदार तेजी केपेक्स के बाद, बायोकॉन नंबर्स के बाद 2% ऊपर, डिक्सन टेक नंबर्स के बाद 6.5% ऊपर और लॉरस लैब 5.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये मिड कैप पे चढ़ने वाले शेयर हैं। गिरने वाले शेयरों में एल&टी टेक 2.5% नीचे, अशोक लेलैंड नंबर्स का इंपैक्ट 2% नीचे, सन टीवी 1.5% नीचे और एचपीसीएल करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा फार्मा में खरीदारी है, लॉरस लैब में, बायोकॉन में, ग्रैन्यूल्स में, एल्केम लैब में 1 से लेकर 6% तक का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नंबर्स का इंपैक्ट है, इंडिया सीमेंट में 3% नीचे, बायोकॉन 2.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 2% नीचे और एनएमडीसी मोर लेस फ्लैटिश साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेटल शेयरों में थोड़ा प्रेशर है, तो रत्नामणि मेटल, जेएसएल, नाल्को, कुछ ऐसे नाम जो कि आधा से लेकर 5% तक का प्रेशर यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकवाली है अदानी समूह के शेयरों में। 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद आज पूरा समूह लाल निशान में कामकाज कर रहा है। अदानी ग्रीन फ्लैट टू नेगेटिव, अदानी पोर्ट फ्लैट टू नेगेटिव, विल्मर 5% नीचे और अदानी एंटरप्राइजेस भी करीब 5% बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम इन स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही के नंबर्स आए हैं थायरो केयर के और नंबर्स थोड़े से स्लगिश हैं। मुनाफे में करीब 41% की कमी देखने को मिली है, साथ ही मार्जिन भी करीब 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है। नतीजे पे बातचीत करने के लिए आए, नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ राहुल गुहा सर मौजूद भी हैं। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अगर मैं कुछ सही समझ रहा हूं तो क्या ये नंबर्स वाई बेसिस पे इसलिए कमज़ोर दिख रहे हैं क्योंकि पिछली बार कोविड रिलेटेड बिजनेस का कंट्रीब्यूशन था, इस बार ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो क्या ये बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है या अदरवाइज थोड़े स्लगिश नंबर आए हैं? नहीं बिल्कुल सुमित जी, वही हुआ है। हमारा एक्चुअली नॉन कोविड बिजनेस जो है 22% ग्रोथ पे है
कोविड बिजनेस 96% डाउन है, तो इसी वजह से वो नंबर जो आपको दिख रहे हैं, फिर भी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर तो थोड़ी सी डाउन है, बट मोस्टली कोविड की वजह से है। जो हमारे नॉन कोविड बिजनेस, जो कोर बिजनेस है, उनका नंबर्स काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा अप है, रेवेन्यू 22% अप है ईयर ऑन ईयर फॉर द फुल ईयर, और हमारे जो मार्जिन है वो तो अगर आप लास्ट ईयर के नॉन कोविड के मार्जिन से कंपेयर करोगे तो मोटा मोटी वही रेंज में। तो सर अब मैं सीक्वेंशियली अगर नंबर्स को देखता हूं, चलिए वाई को छोड़ भी दूं, तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी के मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है, करीब 21-22% के आसपास के मार्जिन थे लास्ट क्वार्टर में, इस बार 18% के आसपास के मार्जिन आए, तो वहां पर भी थोड़ा सा डिप है। एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पर है, उसका इम्पैक्ट कह लो, या फिर मतलब ऐसा क्या रीजन रहे कि इस बारी मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर है और सिचुएशन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी थोड़ी डिक्लाइन में? सुमित जी, आप नंबर्स में थोड़ा डीप डाइव करोगे तो आपको समझ में आएगा। वहां एक नॉन कैश ईसॉप एक्सपेंस आता है, तो अगर आप देखोगे तो इस साल लास्ट ईयर फाइनेंशियल 23 में हमारा जो एबिडा था 151 था, और हमारा कैश फ्लो 129 करोड़ थे, तो 129 करोड़ थे। तो हमारा एबिडा टू कैश कन्वर्जन बहुत अच्छा था, बट क्या हो रहा है कि हमारे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एक तो थे प्रोविजंस फॉर थोड़ा डाउटफुल डेट्स, और दूसरा था हमारा ईसॉप्स जो हम ग्रांट किए हैं, जो नॉन कैश है। ये दोनों के वजह से आपको नेट मार्जिन दिख रहा है। अगर आप नॉर्मलाइज्ड एबिटा देखोगे तो एक्चुअली बिल्कुल स्टेबल है सिक्वेंशियल बेसिस। राहुल सर, दोनों सब सेगमेंट्स रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, स्पेशली पैथोलॉजी स्पेस कैसे पिकअप है अभी नंबर्स का, क्योंकि हम Q4 अब एंड अप कर चुके हैं, Q1 का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है, अब हम बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस में आ चुके हैं, तो नॉन कोविड बिजनेस, हायर मार्जिन बिजनेस, इनकी ग्रोथ कैसे देख रहे हो आप दोनों स्पेस में? दोनों हमारे जो नॉन कोविड पैथोलॉजी बिजनेस Q4 में 18% ग्रोथ किया था ईयर ऑन ईयर, जो लास्ट एग्जिट क्वार्टर था। हमारा तो ये मानना है कि ये ग्रोथ रेट शायद हम सस्टेन कर पाएंगे। रेडियोलॉजी बिजनेस तो ऑलमोस्ट 53% ग्रोथ था फॉर द क्वार्टर, वो बेस इफेक्ट की वजह से है, तो हमको लग रहा है वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि 15-20% ग्रोथ हमको टारगेट लेके चलना चाहिए, और वही हम अभी गोल लेके आगे बढ़ रहे हैं। राहुल सर, दो सवालों को मैं क्लब करूंगा। पहला, जो कंसोलिडेटेड नंबर्स में देख रहा था, इसमें एक रिसीवेबल्स का आंकड़ा था जिसमें आपने एक प्रोविजनिंग की है गवर्नमेंट बॉडीज रिलेटेड वो कोविड से, तो ये नंबर्स को आप जरा थोड़ा डिटेल में समझाएं कि ये किस तरह के नंबर हैं। दूसरा, क्या अनऑर्गेनाइज स्पेस से या छोटे स्टार्टअप से जो कंपटीशन है वो कुछ मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ, तो दोनों क्वेश्चन अलग ले लूंगा मैं। पहले तो हमारा जो रिसीवेबल स्टेटस है वो मोस्टली लिंक टू कोविड टेस्टिंग है जो हमने किए थे, वो पेमेंट थोड़ा टाइम लग रहा है, हम फॉलो अप काफी कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमने प्रोविजन किया है जितना हमको रिस्क दिख रहा था, बट अदरवाइज हमारे तरफ से फुल फॉलो अप चल रहा है। मोस्टली कोविड बिजनेस रिलेटेड है, और हमको लग रहा है कि हम वो क्लियर हो जाएगा अगली 6 महीने में। अगर अगले 6 महीने में नहीं क्लियर होता तो इस हिसाब से हम शायद प्रोविजन ले लेंगे ज्यादातर। प्रोविजन होगा सर ये रफली? जो सॉरी बोलिए, ये कितना प्रोविजन होगा रफली? अभी तो 19 करोड़ का प्रोविजन हुआ है। ओके ओके ओके। और दूसरा सवाल? और दूसरा, कंपटीशन का तो एक्चुअली काफी कम हो गया है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में जो भी ऑनलाइन प्लेयर थे उन लोग ने दाम काफी बढ़ा दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या डिस्काउंट काफी कम कर दिया है। और अगर आप देखोगे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जो लिस्टेड एंटिटीज है, सब ने अपने प्राइस बढ़ा दिए है इस क्वार्टर, और हम भी थोड़ा बहुत तो प्राइस बढ़ा ही दिए थे। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन एक्चुअली काफी कम हो गया है। जो लेट्स से लास्ट जो दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा 100 रुपया का टेस्टिंग हो रहा था, वो काफी पीछे हट गया है।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर अपना समय में देने के लिए और इन नंबर्स पे हमसे बातचीत करने के लिए और कंपनी के पूरे नंबर्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, समझाने के लिए बखूबी। एक बार थारो के अगर स्टॉक लेके आए, क्योंकि स्टॉक ने भी शायद यही रिएक्ट किया, पहले एक तेज डिप दिखाई नंबर्स को देख के, उसके बाद एक स्ट्रांग रिकवरी आई, फ्लैट हुआ और अब बिल्कुल फ्लैटिश जोन पे ही सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 463 के जोन्स में ये स्टॉक अभी सो फार ट्रेड कर रहा है। नंबर्स के बाद अब बातचीत करते हैं दूसरे एक बड़ी खबर की आज की, वो है दीपक नाइट्राइट स्टॉक लेकर आई है, क्योंकि स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन देखने को मिल रहा है और करीब करीब 7 से 8% की अच्छी तेजी स्टॉक ने दिखाई भी है। डे हाई के आसपास ये ऑलमोस्ट स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली एक न्यूज़ के बाद, एक इवेंट के बाद। क्यों वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों वो इवेंट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं यतिन से। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। यतिन, एक एक्सपेंशन 5,000 करोड़ रुपए का, जिसके ऊपर स्टॉक ने इतना स्टीप रिएक्शन दिया, ऐसा क्यों? गुड आफ्टरनून सुमित। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट की बात करें तो हम इस कंपनी को जानते हैं, बहुत ही बड़ी ये फिनोलिक्स की कैपेसिटी इंडिया में इनके पास है। कंपनी ने एक्सपेंशन किया था रिसेंटली अपने बड़ौदा यूनिट में और गुजरात में काफ़ी सारे यूनिट्स में, और अभी कंपनी की पोजीशन लगभग डेट फ्री बनी हुई है। बहुत टाइम से बाजार अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि आगे जाके कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं। तो आज फाइनली जाके दीपक नाइट्राइट ने ये अनाउंस किया कि वो 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारी कैपेसिटीज़ नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम बात करें 5,000 करोड़ की, तो ये 4 साल की अवधि में निवेश होगा। कहाँ निवेश होगा? सबसे पहले जो स्पेशलिटी केमिकल है, जहां एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए स्पेशलिटी केमिकल यूज होते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा फिनॉल और बाइसफिनॉल, इस दोनों चीज़ों की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। अगर हम यूज़ की देखें तो एपॉक्सी, एडेसिव्स, ऑटो, डिफेंस, एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एज रॉ मटेरियल्स। तो एक काफ़ी बड़ा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का प्रोजेक्ट कंपनी अंडरटेक करने वाली है। अगर आप एनालिस्ट की माने तो पोटेंशियली ये केपेक्स जो कंपनी ने अनाउंस किया है, इससे 3 से 4 साल की अवधि में प्रॉफिट दुगना हो सकता है करंट फिनॉल के प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, क्योंकि डेट फ्री है, तो ये बड़ा केपेक्स ये खुद ही अपने इंटरनल अक्रूवल से फंड कर पाएंगे। तो कोई प्रकार की नई इक्विटी, नया कर्ज बड़ा इनको नहीं लेना पड़ेगा। धीरे धीरे जो कंपनी के कैश फ्लो है, उसी से ये केपेक्स जो है अनाउंस और फंड किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मच अवेटेड केपेक्स जो है अब ऑन ट्रैक है, और कंपनी ने इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी MOU साइन कर लिया है। 9% ऊपर, इसीलिए दीपक नाइट्राइट का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केपेक्स का पूरा रिएक्शन स्टॉक ने एकाएक लिया और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही सोफा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम खबर हमें समझाने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट किस तरह का है उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और 18,294 के जोन्स में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 53 अंकों की गिरावट, थोड़ी सी गिरावट और गहराई है निफ्टी के अंदर, और ऑलमोस्ट डे लो की तरफ अब वापस इंडेक्स को लेकर जा रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप इंडेक्स अब लाल निशान में आ गया है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% की बढ़त के साथ सो फार कामकाज कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी और थोड़ी बड़ी है। तो सेंसेक्स, निफ्टी, स्पेशली निफ्टी बैंक, जो कि अभी प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। डे लो पर निफ्टी बैंक को अब ले आया है इंडेक्स। जाने से पहले वही खिलाड़ी अपडेट, इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश जो कि सो फार लीड कर रहे हैं, अमित और साथ साथ प्रदीप हमारे साथ compete कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट पे एक बाय कॉल इनिशिएट की है रत्नेश ने, उनके पास एक कॉल का स्कोप था, तो 2300 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने एक कॉल को इनिशिएट किया है। 2000 का एक स्टॉप लॉस रखे बाय कर सकते हैं आप। 2110 का एक मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। प्रदीप ने लॉरस लैब पर भी बाय कॉल इनिशिएट की है और वहां पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए अपने, करीब करीब 333 के आसपास ये चल रहा है। आज अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है, तो उसमें उन्होंने अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई पड़े हैं। रिटर्न के हिसाब से सबसे आगे रत्नेश करीब 16% के रिटर्न के साथ, प्रदीप का रिटर्न 7% और अमित का रिटर्न सो फार 2% देखने को मिल रहा है। तो अभी तीसरा दिन है, देखते हैं आगे की सिचुएशन किस तरह की बनते हुए दिखाई पड़ेगी। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक